काफी साथी यहां से भी जिन मुद्दों को स्पर्श किया गया है उसको तथ्य से और तर्क से सदन को जरूर जानकारी देंगे। और इसलिए मैं उन विषयों में जाना नहीं चाहता। आदरणीय अध्यक्ष जी, राष्ट्र के जीवन में कुछ महत्वपूर्ण पल आते हैं और उस समय की समाज की मनस्थिति और नेतृत्व की क्षमता उस पल को कैप्चर करके एक राष्ट्र की अमानत बना देती है, एक मजबूत धरोहर तैयार कर देती है। मैं समझता हूं कि भारत के संसदीय लोकतंत्र के इतिहास में ये वैसे ही पल है। आवश्यकता तो ये थी कि 25-30 साल पहले जब से विचार सामने आया, आवश्यकता महसूस हुई, हम इसको लागू कर देते और हम आज उसको काफी परिपक्वता तक पहुंचा देते हैं और आवश्यकता के अनुसार उसमें समय समय पर सुधार भी होते हैं। और यही तो लोकतंत्र की ब्यूटी होती है। हमारी मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। हमारी हजारों साल की लोकतंत्र की एक विकास यात्रा रही है और उस विकास यात्रा में एक नया आयाम जोड़ने का एक शुभ अवसर सदन के हम सभी साथियों को मिला है। और मैंने प्रारंभ में कहा है कि हम सब भाग्यवान हैं कि हमें ऐसे महत्वपूर्ण और देश की आधी आबादी को इस राष्ट्र निर्माण की नीति निर्धारण प्रक्रिया में हिस्सेदार बनाने का सौभाग्य मिल रहा है। ये हम लोगों के लिए सौभाग्य है और मैं चाहता हूं कि मेरे सभी माननीय सांसद, मैं इधर उधर की आज बात करना नहीं चाहता हूं, हम सभी सांसद इस महत्वपूर्ण अवसर को जाने न दें। हम भारतीय सब मिल करके देश को नई दिशा देने जा रहे हैं। हमारी शासन व्यवस्था को संवेदनशीलता से भरने का एक सार्थक प्रयास करने के लिए जा रहे हैं। और मुझे विश्वास है कि इस मंथन से जो अमृत निकलेगा वो देश की राजनीति की भी उसके रूप स्वरूप को तो तय करने ही करने वाला है, लेकिन ये देश की दिशा और दशा भी तय करने वाला है। इतने महत्वपूर्ण मोड़ पर आदरणीय अध्यक्ष जी, 21वीं सदी में भारत एक नए आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है। विश्व में भी आज भारत की स्वीकृति हम सब महसूस कर रहे हैं और ये हम सबके लिए गौरव का पल है। एक समय हमारे पास आया है और इस समय को हमने एक विकसित भारत के संकल्प के साथ जोड़ा है। और मैं पक्का मानता हूं कि विकसित भारत का मतलब केवल उत्तम प्रकार के रेल, रास्ते, इंफ्रास्ट्रक्चर या कुछ आर्थिक प्रगति के आंकड़े सिर्फ इतने से ही
विकसित भारत की सीमित कल्पना वाले हम लोग नहीं हैं। हम चाहते हैं कि विकसित भारत जिसके नीति निर्धारण में साच अर्थ में सबका साथ सबका विकास का मंत्र समाहित हो, देश की 50% जनसंख्या नीति निर्धारण का हिस्सा बने, ये समय की मांग है। हम पहले ही देरी कर चुके हैं। कारण कोई भी होंगे, जिम्मेवार कोई भी होंगे, लेकिन इस सच्चाई को हमें स्वीकार करना होगा कि जब हम अकेले मिलते हैं तब मानते हैं हाँ यार, लेकिन जब सामूहिक रूप से मिलते हैं, मुझे याद है कि जिस इसकी प्रक्रिया चली थी, सभी दलों से मिलना हुआ है, एक दल को छोड़ करके जिन जिन से मिलना हुआ है, हर एक ने सैद्धांतिक विरोध नहीं किया है। बाद में जाकर के जो कुछ भी हुआ होगा, राजनीतिक दिशा पकड़ी जा रही है, लेकिन जो राजनीतिक दिशा में ही सोचते हैं, मैं उनको भी एडवाइज करना चाहूंगा, एक मित्र के रूप में एडवाइज करता हूं और सबको काम आएगी। हमारे देश में जब से विमेन रिजर्वेशन को लेकर के चर्चा हुई है और उसके बाद जब जब चुनाव आया है, हर चुनाव में महिलाओं को मिलने वाले इस अधिकार का जिसने विरोध किया है, जिसने विरोध किया है, देश की महिलाओं ने उन्हें माफ नहीं किया है। उनका हाल बुरे से बुरा किया है। लेकिन यह भी देखिए कि 24 के चुनाव में ऐसा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? ये इसलिए नहीं हुआ कि 24 में सबने सहमति इसको पारित किया, तो ये विषय ही नहीं रहा। किसी के पक्ष में पॉलिटिकल फायदा नहीं हुआ, किसी का नुकसान भी नहीं हुआ। सहज रूप से जो मुद्दे थे, उन मुद्दों के आधार पर चुनाव लड़ा, क्योंकि 24 में सब साथ में थे। कुछ लोग यहां है, कुछ लोग नहीं है, लेकिन सब साथ में थे। आज भी मैं कहता हूं, अगर हम सब साथ में जाते हैं तो इतिहास गवाह है कि किसी एक के राजनीतिक पक्ष में नहीं जाएगा। ये देश के लोकतंत्र के पक्ष में जाएगा, देश के सामूहिक निर्णय शक्ति के पक्ष में जाएगा और हम सब उसके यश के हकदार होंगे। न ट्रेजरी बैंक उसका हकदार रहेगा, न मोदी उसका हकदार रहेगा, यहां बैठे हुए सब हकदार रहेंगे। और इसलिए जिन लोगों को इसमें राजनीति की बू आ रही है, मैं चाहूंगा कि वो खुद के परिणामों को पिछले 30 साल में देख ले। फायदा उनका भी इसी में रास्ता दिखा रहा हूं। इसी में फायदा है कि जो नुकसान हो रहा है उससे बच जाओगे। और इसलिए मैं समझता हूं कि इसको राजनीतिक रंग देने की जरूरत नहीं है। आदरणीय अध्यक्ष जी, मुझे याद है तब तो मैं शासकीय व्यवस्था की राजनीति में नहीं था, मैं एक संगठन के कार्यकर्ता के नाते काम करता था। उस समय एक चर्चा सुनने को मिलती थी गलियारों में कि देखिए ये कैसे लोग हैं, पंचायतों में आरक्षण देना है तो बहुत आराम से दे देते हैं, लेकिन आप कह रहे हैं तो कह रहे हैं, पंचायतों में आरक्षण देना है तो आराम से देते हैं, क्योंकि उसमें उनको खुद का पद जाने का डर नहीं लगता है। उसको लगता है हम सुरक्षित यार वहां दे दो। ये उस समय गलियारों में बहुत चर्चा थी कि बोले कभी नहीं करेंगे यहां बैठे हुए। क्यों? क्योंकि उनका कुछ जाएगा। और इसलिए और बगे पंचायत का हो जाता है, 50% तक पहुंच गए।
मैं राजनीतिक दृष्टि से और भी एक बात समझाना चाहता हूं साथियों। आज से 25 साल 30 साल पहले जिसने भी विरोध किया तो विरोध राजनीतिक सतह से नीचे नहीं गया था। आज ऐसा समझने की गलती मत करना। पिछले 25-30 साल में ग्रास रूट लेवल पे पंचायती चुनाव व्यवस्थाओं में जीत करके आई हुई बहनों में एक पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस है। वे ओपिनियन मेकर हैं ग्रास रूट लेवल पे। 30 साल पहले वो शांत रहती थी, बोलती नहीं थी, समझती थी, बोलती नहीं थी। आज वो वोकल है और इसलिए अब जो भी पक्ष विपक्ष होगा, वो जो लाखों बहनें कभी न कभी पंचायत में काम कर चुकी है, प्रतिनिधित्व कर चुकी है, जनता के सुख दुख की समस्याओं को गहराई से देखा है, वो आंदोलित है। वो कहती हैं कि झाड़ू कचरा वाले काम में तो हमें जोड़ देते हो, वो तो परिवार में भी पहले होता था। अब हमें निर्णय प्रक्रिया में जोड़ो, और निर्णय प्रक्रियाएं विधानसभा में और पार्लियामेंट में होती है। और इसलिए मैं राजनीतिक जीवन में जो लोग प्रगति चाहते, मैं किसी भी सांसद की बात करता हूं, किसी भी एमएलए की बात करता हूं, ये दल वो दल की बात मैं नहीं कर रहा हूं। जो भी राजनीतिक जीवन में सफलतापूर्वक आगे बढ़ना चाहते हैं, उनको ये मान के चलना पड़ेगा कि पिछले 25-30 साल में लाखों बहनें ग्रास रूट लेवल पर लीडर बन चुकी हैं। अब उनके अंदर सिर्फ यहां 33% का नहीं, वहां भी वो आपके फैसलों को प्रभावित करने वाली है। और इसलिए जो आज विरोध करेंगे उसको लंबे समय तक कीमत चुकानी पड़ेगी, लंबे समय तक कीमत चुकानी पड़ेगी। और इसलिए राजनीतिक समझदारी भी इसी में है कि हम ग्रास रूट लेवल पर महिलाओं की जो पॉलिटिकल लीडरशिप खड़ी हुई है, उसको आपने अब कंसीडर करना पड़ेगा। यहां मैंने सुना हमारे मुलायम सिंह जी थे, तब से एक विषय चला रहे हैं, उनके परिवार वाले पे भी चला रहे हैं। आप देश की बहनों पर भरोसा करो ना, उनकी समझदारी पर भरोसा करो। एक बार 33% बहनों को यहां आने दो, आकर के उनको निर्णय करने दो, किसको देना है, किसको नहीं देना है, इस वर्ग को देना, उस वर्ग को देना, करेंगे वो निर्णय। हम उनके सामर्थ्य पर आशंका क्यों करते भाई? एक बार आने तो दो, उनको आने तो दो। जब आएंगे तो 34 पे, और दूसरा धर्मेंद्र जी, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मेरी पहचान करा दी। ये बात सही है, मैं अति पिछड़े समाज से आता हूं। धर्मेंद्र जी, मैं आपका बहुत आभारी हूं, और अखिलेश जी मेरे मित्र हैं तो कभी कभी मदद कर देते हैं। ये बात सही है कि मैं अति पिछड़े समाज से आता हूं, लेकिन मेरा दायित्व समाज के सबको साथ लेके चलने का है, और यही मेरे संविधान ने मुझे यही रास्ता दिखाया है। मेरे लिए संविधान ही सर्वोपरि है, और इसलिए, और ये संविधान की ताकत है कि मेरे जैसा अत्यंत छोटे समाज का, अति पिछड़े समाज के व्यक्ति को इतना बड़ा दायित्व देश ने दिया।
और इसलिए मैं तो देशवासियों का ऋणी हूं और मैं तो संविधान निर्माताओं का ऋणी हूं कि जिसके कारण आज मैं यहां हूं। लेकिन आदरणीय अध्यक्ष जी, अध्यक्ष महोदय, हम ये शिकायत की तो अच्छी बात है कि वो पिछड़ी जाति का स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन हम पिछड़ी जातियों के साथ अन्याय न करें, इतना निवेदन है। आदरणीय अध्यक्ष जी, आज जीवन के हर क्षेत्र में हम देखें कि नारी शक्ति देश के गौरव को बढ़ाने वाले परचम लहराने में कहीं पीछे नहीं है जी। हम गर्व कर सकें इस प्रकार से जीवन के अलग अलग क्षेत्रों में आज हमारी माताएं बहनें बहुत बड़ा योगदान, हमारी बेटियां तो कमाल कर रही है जीवन के हर क्षेत्र में। इतना बड़ा सामर्थ्य, उसको हम हिस्सेदारी से रोकने के लिए क्यों इतनी ताकत खपा रहे हैं जी? उनके जुड़ने से सामर्थ्य बढ़ने वाला है। और इसलिए मैं आज अपील करने आया हूं आपके पास कि इसको राजनीति के तराजू से मत तोलिए। ये राष्ट्रहित का निर्णय है। आदरणीय अध्यक्ष जी, आज का हमारे सामने अवसर एक साथ बैठ करके एक दिशा में सोच करके विकसित भारत बनाने में हमारी नारी शक्ति की भागीदारी को एक खुले मन से निर्णय करने का अवसर है, स्वीकार करने का अवसर है। और मैंने जैसा पहले ही कहा कि आज पूरा देश और विशेष करके नारी शक्ति हमारे निर्णय तो देखेगी, लेकिन निर्णय से ज्यादा हमारी नीयत को देखेगी। और इसलिए हमारी नीयत की खोट देश की नारी शक्ति कभी माफ नहीं करेगी। आदरणीय अध्यक्ष जी, 2023 में इस नए सदन में हमने सर्वसम्मति से एक प्रकार से इस अधिनियम को स्वीकार किया था। पूरे देश में खुशी का वातावरण बना, उस पर कोई राजनीतिक रंग नहीं लगे और इसलिए वो कभी राजनीतिक इश्यू भी नहीं बना। तो एक अच्छी स्थिति है। अब सवाल ये है कि हमें कितने समय तक इसको रोकना है। अब यहां जो लोग जनसंख्या वगैरह के विषय उठाते हैं, क्या आपको मालूम नहीं है? मैं चाहूंगा कि अमित भाई अपने भाषण में इन सारी चीजों का उल्लेख करेंगे, जब कि हमने जनगणना के संबंध में कब कब क्या क्या किया था, बाद में कोविड आया, उसके कारण क्या मुसीबत आई, कैसे रुकावटें आई, ये सारी बातें हम सबके सामने हैं, इसमें कोई विषय नहीं है। लेकिन पिछले दिनों जब हम 23 में चर्चा कर रहे थे, तब भी व्यापक रूप से बात ये थी कि इसको जल्दी करो। हर कोई कह रहा था जल्दी करो। अब 24 में संभव नहीं था क्योंकि इतने कम समय में करना मुश्किल था। अब 29 में हमारे पास अवसर है। अगर हम 29 में भी नहीं करते तो ये स्थिति क्या बनेगी हम कल्पना कर सकते। फिर हम देश की माताओं बहनों को ये विश्वास नहीं बना पाएंगे कि हम सचमुच में प्रयास सच्चे अर्थ से कर सकते थे। और इसलिए समय की मांग है कि अब हम ज्यादा विलंब न करें। इस दरमियान राजनीतिक दल के लोगों से, संविधान के जानकार लोगों से, जो महिलाओं में एक्टिविस्ट के नाते काम करने वाले ऐसे लोगों से भी कई चर्चाएं हुई। कुछ लोगों ने खुद होकर के भी सुझाव दिए
सारा मंथन करते करते करते, और यहां भी सभी दलों से लगातार बातें इनकी होती रही है। स्ट्रक्चर वे में हुई है, इनफॉर्मल भी हुई है, और उसमें से आखिर बना हुई एक कुछ रास्ता निकालना होगा ताकि हम हमारी माताओं बहनों की शक्ति को जोड़ सकते हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा। यहां बैठकर के हमें किसी को संविधान ने देश को टुकड़ों में सोचने का अधिकार ही नहीं दिया है। जो शपथ लेके हम बैठे हैं ना, हम सबको एक राष्ट्र के रूप में विचार करना हमारा दायित्व बने। चाहे कश्मीर हो या कन्याकुमारी, हम टुकड़ों में न सोच सकते हैं, न टुकड़ों में हम निर्णय कर सकते हैं। और इसलिए निराधार रूप में, जिसमें कोई सच्चाई नहीं, रत्ती भर सच्चाई नहीं है, सिर्फ राजनीतिक लाभ लेने के लिए जो बवंडर खड़ा किया जा रहा है, मैं आज बड़ी जिम्मेवारी के साथ इस सदन में, इस पवित्र जगह से कहना चाहता हूं, चाहे दक्षिण हो, उत्तर हो, पूर्व हो, पश्चिम हो, छोटे राज्य हो, बड़े राज्य हो, मैं आज एक जिम्मेवारी से कहना चाहता हूं कि निर्णय प्रक्रिया किसी के साथ भी भेदभाव नहीं करेगी। ये निर्णय प्रक्रिया किसी के साथ अन्याय नहीं करेगी। भूतकाल में जो सरकारें रही और जिनके कालखंड में जो परिसीमन हुआ और जो अनुपात उस समय से चला आ रहा है, उस अनुपात में भी कोई बदलाव नहीं होगा और वृद्धि भी उसी अनुपात में होगी। अगर गारंटी शब्द चाहिए तो मैं गारंटी शब्द उपयोग करता हूं। वादा की बात करते हो तो मैं वादा शब्द उपयोग करता हूं। अगर तमिल में कोई अच्छा शब्द हो तो वो भी मैं बोलने के लिए तैयार हूं। क्योंकि जब नियत साफ है तो फिर शब्दों का खेल करने की हमें जरूरत नहीं है जी। आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं आज सदन के सभी साथियों को ये भी कहना चाहता हूं कि साथियों, हम भ्रम में न रहे। हम उस अहंकार में न रहे, और मैं हम शब्द प्रयोग कर रहा हूं। मैं और तुम की बात नहीं कर रहा हूं। मैं, हम इस भ्रम में न रहे कि हम देश की नारी शक्ति को हम कुछ दे रहे हैं। जी नहीं, उसका हक है। और हमने कई दशकों से उसको रोका हुआ है। आज उसका प्रायश्चित करके हमें उस पाप में से मुक्ति पाने का यह अवसर है। हम सब जानते हैं हर एक ने कैसे चालाकी की है, हर बार चतुराई की। बिल्कुल, हम तो इसके पक्ष में ही हैं, लेकिन हम इसके साथ ही है। लेकिन हर बार कोई न कोई टेक्निकल पूंछ लगा दी इसको और इसको रोका गया। हर बार ऐसी चीजें लाई गई है। हिम्मत नहीं है कि हम 33% महिलाओं के आरक्षण का विरोध कर पाए। वो तो जमाना चला गया।
आपको करना नहीं है, लेकिन कहने की हिम्मत भी नहीं है। और इसलिए टेक्निकल बहानेबाजी, ये करो तो ये, वो करो तो वो, डिगरा करो। अब देश की नारी को नहीं समझा पाओगे। सदन में नंबर का खेल क्या होता है वो तो समय तय करेगा, लेकिन ये पक्का है कि अब इन भांति भांति के बहानेबाजी, भांति भांति टेक्निकल मुद्दों के आधार पर चीजों को उलझा करके 3 दशक तक इसको अड़ंगे डाले, हमने फंसा के रखा। आपने जो अचीव करना था कर लिया, अब छोड़ दो ना भाई। 3 दशक कम पड़ते हैं क्या रोकने में? 3 दशक तक आपने रोका, फिर भी कुछ कर नहीं पाए, तो अब तो करो। आदरणीय अध्यक्ष जी, यहां कुछ लोगों को लगता है, आदरणीय अध्यक्ष, यहां कुछ लोगों को लगता है इसमें कहीं न कहीं मोदी का राजनीतिक स्वार्थ है। अरे भाई, इनको बोलने दीजिए, वहां पर बेचारे को मुंह पे ताला लगा हुआ है, बहुत बगल में कोई बोलने नहीं देता उसको। आदरणीय अध्यक्ष जी, आदरणीय अध्यक्ष जी, देखिए, इसका अगर विरोध करेंगे तो स्वाभाविक है कि राजनीतिक लाभ मुझे होगा, लेकिन साथ चलेंगे तो किसी को भी नहीं होगा, ये लिख के रखो। किसी को नहीं रहेगा, क्योंकि एक फिर अलग पहलू हो जाता है, फिर किसी को फायदा नहीं होता। और इसलिए हमें क्रेडिट नहीं चाहिए। जैसे ये पारित हो जाए, मैं कल एडवर्टाइजमेंट दे करके सबका धन्यवाद करने के लिए तैयार हूं, सबकी फोटो छपवाने के लिए तैयार हूं। क्रेडिट आप ले लो, चलो। क्रेडिट की चिंता है क्या है जी, ले लो ना क्रेडिट। आपको जिसकी फोटो छपवानी है सरकारी खर्चे से हम करवा देंगे। सामने से क्रेडिट का ब्लैंक चेक आपको दे रहा हूं। आदरणीय अध्यक्ष जी, हमारी संसदीय लोकतंत्र में महिलाओं की भागीदारी ये सिर्फ आंकड़ों का खेल या एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में सुधार इतना सीमित नहीं है। लोकतंत्र की जननी के रूप में, मदर ऑफ डेमोक्रेसी के रूप में ये निर्णय भारत का कमिटमेंट है, ये सांस्कृतिक कमिटमेंट है। और इसी कमिटमेंट के कारण पंचायतों में ये व्यवस्था बनी और अब तो 20 से अधिक राज्य है जहां 50% हुआ है। और हमने अनुभव किया है, मुझे लंबे अरसे तक
लंबे अरसे तक मुख्यमंत्री के रूप में सेवा करने का जनता ने अवसर दिया और उसी कालखंड में ग्रासरूट लेवल पर विमेन लीडरशिप को मैंने देखा है। मेरा अनुभव है कि संवेदनशीलता के साथ समस्याओं के समाधान में उनका कमिटमेंट बहुत ही परिणामकारी रहते थे, विकास की यात्रा को गति देने में रहते थे। और उस अनुभव के आधार पर मैं कहता हूं कि इस सदन में उनकी आवाज नई शक्ति बनेगी, नई सोच जुड़ेगी, देश की दिशा में एक संवेदनशीलता जुड़ेगी। तथ्य और तर्क के आधारों पर अनुभव जब जुड़ता है तब मैं समझता हूं उसका सामर्थ्य अनेक गुना बढ़ जाता है और सदन कितना समृद्ध हो। आदरणीय अध्यक्ष जी, हमारे देश में अनुभवी नारी शक्ति की कोई कमी नहीं है, सामर्थ्यवान में कोई कमी नहीं। हम भरोसा करें वे कंट्रीब्यूट करेंगे, बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट करेंगे। और आज भी जितनी हमारी बहनें यहाँ हैं, जब भी उनको अवसर मिला है उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से अपनी बात बताई है, सदन को समृद्ध किया है। आदरणीय अध्यक्ष जी, आज देश में वर्तमान में देश में 650 से ज्यादा पंचायतें, डिस्ट्रिक्ट पंचायत, करीब 250 महिलाएं उसका नेतृत्व कर रही है और केंद्र के कैबिनेट मिनिस्टर से ज्यादा उनके पास जिम्मेवारी और धन और व्यवस्था होती है, काम करती है जी। करीब 6,700 ब्लॉक पंचायतों में 2700 से अधिक ब्लॉक पंचायत ऐसी हैं जिसका नेतृत्व महिलाओं के हाथ में है। आज देश में 900 से अधिक शहरों में अर्बन लोकल बॉडीज की हेड के रूप में मेयर्स हो या स्टैंडिंग कमेटी का काम देखने वाली बहनें हैं, उनकी ताकत है। और मैं मानता हूं कि आज देश जो प्रगति कर रहा है उस प्रगति में इनका भी महत्वपूर्ण योगदान है। उस ऋण को हमें स्वीकार करने का ये अवसर है। और जब ये अनुभव सदन के साथ जुड़ेगा तब वो अनेक गुना ताकत बढ़ा देगा। आदरणीय अध्यक्ष जी, एक लंबी प्रतीक्षा एंड एक प्रकार से हम सबके लिए सवालिया निशान पैदा हो, ऐसी परिस्थिति हम ही लोगों ने पैदा की है। ये अवसर है कि हम पुरानी जो कुछ भी मर्यादाएं रही होगी, मुश्किलें रही होगी, उसे बाहर निकले, हिम्मत के साथ हम आगे बढ़े और नारी शक्ति का राष्ट्र के विकास में उनकी सहभागिता को हम सुनिश्चित करें। और मैं पक्का मानता हूं कि अगर आज हम मिलकर के निर्णय करते हैं, और मैं तो आग्रह करूंगा कि हमें सर्वसम्मति से इसको आगे बढ़ाना चाहिए। और जब सर्वसम्मति से बढ़ता है तो ट्रेजरी बेंच पर एक दबाव रहता है जी, उनको भी लगता है भाई सबका इसमें हक है, हर एक की बात मान के चलो, कोई नुकसान नहीं है। सामूहिक शक्ति से तो अनेक परिणाम हमें अच्छे मिलते हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं ज्यादा समय न लेते हुए इतना ही कहूंगा कि इसको राजनीति के तराजू से न तोलें। हम जब भी कुछ निर्णय करने जा रहे हैं तो देश के इतने बड़े देश का आधा जिम्मा जो उठा रहे हैं उनका भी कोई हक बनता है यहाँ आने का, हमें रोकना नहीं चाहिए। और दूसरा,
संख्या के संबंध में भी एक मत पहले से बनता आया था, चर्चा थी कि साहब ये जो है इनका कम मत करो, अधिक कर दो तो जल्दी हो जाएगा। वो अधिक वाला विषय वो आया है कि चलो भाई पैसे जो संख्या थी 33% और बढ़ा दो, ताकि किसी को ऐसा न लगे कि मैं मेरा हक चला गया। एक नई शक्ति जुड़ेगी, अतिरिक्त शक्ति जुड़ेगी। और अब सदन की रचना भी तो अब पहले से हमने सोच कर रखा है, जगह तो बना ली है। और आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं लाइटर में मैं जरूर कहना चाहूंगा, हर एक के अपने राजनीतिक कारण होते हैं और पराजय का डर जरा हैरान करने वाला होता है, लेकिन अपने यहाँ जब कोई भी शुभ काम होता है उसको नजर न लग जाए, इसलिए काला टीका लगाने की परंपरा है। मैं आपका धन्यवाद करता हूं काला टीका लगाने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। श्री अरविंद सावंत। बाप रे, क्या बात है। महिला आरक्षण पर संसद में ऐतिहासिक चर्चा हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला और उन्होंने कहा कि अपना पद जाने के डर से आरक्षण में साथ नहीं दे रहा है विपक्ष। तीखा हमला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से बोला गया। लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण लागू करने के लिए एक विधेयक संसद में पेश किया जाएगा, जिसमें संसद के निचले सदन में सदस्यों की मौजूदा संख्या 543 से बढ़ाकर 850 करने का प्रस्ताव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो अहम बातें कही हैं वो आपको हम दिखा रहे हैं। महिला आरक्षण पर संसद में यह ऐतिहासिक चर्चा हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिला आरक्षण विधेयक पर चर्चा की शुरुआत करते हुए कहा कि विकसित भारत का मतलब केवल सड़कों, रेलवे या दूसरी बुनियादी ढांचों के आंकड़ों से नहीं है, बल्कि पीएम मोदी ने जोर देकर कहा कि मैं ये मानता हूं कि विकसित भारत का मतलब सिर्फ सड़क, रेल या संरचना से जुड़े आंकड़े नहीं है, बल्कि इसका मतलब ये भी है कि नीति निर्धारण में देश की आधी आबादी को हिस्सेदार बनाया जाए। इसे राजनीतिक तराजू से ना तोला जाए, राजनीतिक चश्मे से ना देखा जाए। हमें आरक्षण बिल को रोकना नहीं है, बल्कि एक साथ इसे लागू कराना है, जिससे कि राजनीतिक लिहाज से महिलाएं मजबूत हो। हमें आरक्षण बिल को रोकना नहीं चाहिए। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि मैं मानता हूं कि विकसित भारत का मतलब सिर्फ रेल, संरचना, सड़क से, इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े आंकड़े नहीं है, बल्कि इसका मतलब यह भी है कि नीति निर्धारण में देश की आधी आबादी को हिस्सेदार बनाया जाए। हम पहले ही काफी देर कर चुके हैं, इसे अब सभी को स्वीकार करना होगा। एक नए आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है। विश्व में भी आज भारत की स्वीकृति हम सब महसूस कर रहे हैं और ये हम सबके लिए गौरव का पल है। एक समय हमारे पास आया है और इस समय को हमने एक विकसित भारत के संकल्प के साथ जोड़ा है। और मैं पक्का मानता हूं कि विकसित भारत का मतलब केवल उत्तम प्रकार के रेल, रास्ते, इंफ्रास्ट्रक्चर या कुछ आर्थिक प्रगति के आंकड़े, सिर्फ इतने से ही विकसित भारत की सीमित कल्पना वाले हम लोग नहीं हैं। हम चाहते हैं कि विकसित भारत जिसके नीति निर्धारण में साच अर्थ में सबका साथ, सबका विकास का मंत्र समाहित हो, देश की 50% जनसंख्या नीति निर्धारण का हिस्सा बने, ये समय की मांग है।